नदी के किनारे दो गरीब बहनें मछलियां पकड़ रही थीं। जैसे ही सलोनी ने जाल पानी में फेंका, उसका पैर फिसल गया और सलोनी सीधे पानी में गिर पड़ी। नंदिनी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें थम सी गईं। सलोनी नदी में गिरी हुई थी। सलोनी, तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। दीदी, दीदी, मुझे बचाओ। अपनी जान की परवाह किए बिना नंदिनी सीधे पानी में कूद पड़ी। तेज बहाव के बीच नंदिनी पूरी ताकत से तैरने लगी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। वह लहरों को चीरती हुई तैरते तैरते सलोनी की तरफ बढ़ने लगी। हर पल की जंग थी, एक तरफ उफनती नदी और दूसरी तरफ बहन का प्यार। बस थोड़ा सा और सलोनी, देखो सामने ही है किनारा। तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, हम दोनों साथ हैं ना। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हम साथ आए थे और साथ ही बचकर निकलेंगे। तेज बहती नदी में नंदिनी ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर सलोनी को बचाते हुए सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। दोनों पानी से पूरी तरह भीग चुकी थीं। उनकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। थकी हुई नंदिनी और सलोनी नदी के किनारे जमीन पर बैठ गईं। दीदी, आज अगर आप नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। ऐसा मत कहो गुड़िया, हम दोनों एक दूसरे की ताकत है। दीदी, आप बचपन से मुझे समझाती रही हो कि मछली पकड़ने के लिए पानी में तैरना आना कितना जरूरी है, लेकिन मैं आपकी बात कभी ठीक से समझ ही नहीं पाई। आज जब मौत मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब मुझे आपकी हर बात की कीमत समझ आ गई। दीदी, पगली, बहनें एक दूसरे को समझाने के लिए ही होती हैं। मुझे डर तो बहुत लगा था, लेकिन मुझे पता था मैं अपनी गुड़िया को कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ देर बाद दोनों बहनें संभल कर खड़ी हुईं। उन्होंने अपनी मेहनत से पकड़ी हुई मछलियों की टोकरी उठाई और नदी के किनारे से दोनों बहनें अपने रास्ते चल पड़ी। दीदी, आज तो आपने मुझे उस मुसीबत से बचा लिया, लेकिन क्या सलोनी, बोलो। दीदी, आज भी हमारी एक भी मछली नहीं बिकी, तो आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। कब तक हम आग में मछलियां भूनकर ही खाते रहेंगे? अरे मेरी गुड़िया, ऐसा मत सोच। भगवान इतना भी बेरहम नहीं है। देखना, आज कहीं ना कहीं से चावल का इंतजाम जरूर हो जाएगा। दोनों बहनें जंगल के रास्ते से चलते हुए अपने दुख और परेशानियों की बातें करती हुई निकल पड़ती हैं। गांव का बड़ा बाजार, चारों तरफ शोर और चहल पहल। उसी भीड़ के बीच सलोनी और नंदिनी मछलियों की टोकरी लेकर बाजार पहुंच जाती हैं। वह दोनों बहनें बड़े उम्मीद से मछलियां बचने के लिए बैठती हैं। तभी दो औरतें मछली बाजार में आ पहुंचती हैं। चलते चलते वे अचानक रुक जाती हैं और दूर बैठी मछलियां बेच रही सलोनी और नंदिनी को देखकर आपस में एक दूसरे से बात करने लगती हैं। अरे देखो तो कमला दीदी, लगता है ये दो लड़कियां नई नई आई हैं बाजार में। हाँ बहन, लेकिन तुम कुछ भी कहो, मैं तो मछलियाँ अशोक भैया से ही खरीदूंगी, क्योंकि उनकी मछलियाँ भरोसेमंद होती हैं। सही कह रही हो। अगर हमने इनसे मछलियाँ ली और वो सड़ी हुई निकली तो? ना बाबा ना, हम तो इनसे मछलियाँ नहीं लेंगे। चलो चलो दीदी, हम अपने पुराने दुकानदार से ही मछलियाँ खरीदते हैं। दोनों औरतों ने सलोनी और नंदिनी के पास से मछलियां ना खरीदकर अशोक भैया के दुकान से ही मछलियां खरीदी। लोगों का भरोसा उस पुराने दुकानदार से बंधा हुआ था, इसलिए बाजार में आने वाले ज्यादातर लोग मछलियां उसी से खरीदते थे। नंदिनी और सलोनी इस उम्मीद में बाजार में बैठी रहीं कि कोई तो उनकी मछलियां खरीद लेगा, लेकिन देखते ही देखते दोपहर से शाम हो गई और रोज की तरह आज भी उनकी एक भी मछली नहीं बिकी। आखिरकार निराश होकर नंदिनी और सलोनी ने मछलियों की टोकरी उठाई। उनकी आंखों में थकान थी और दिल में बस
एक ही चिंता कि आज भी शायद उन्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। और बाजार से अपने घर की ओर चल पड़ी। घर जाने के रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता था। चारों तरफ सन्नाटा, दूर दूर तक घना अंधेरा फैला हुआ था। दोनों बहनें धीरे धीरे उस सुनसान जंगल के रास्ते से गुजरने लगीं। दीदी, इस अंधेरे जंगल में मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, तू इतना क्यों डर रही है? ये तो हमारा रोज का रास्ता है। देख, मैं तेरे साथ हूँ ना। सलोनी, तू हिम्मत रख। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। सिर्फ हवा और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक दूर से एक घबराई हुई आवाज गूंजी। बचाओ, कोई है, बचाओ। सलोनी अचानक डरकर रुक गई। दीदी, आपने कुछ सुना? नंदिनी चौंक कर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन जंगल में सिर्फ सन्नाटा था। तभी फिर वही आवाज और भी घबराई हुई सुनाई दी। बचाओ, कोई है, बचाओ। दीदी, अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दोनों बहनें डरते डरते उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगी। चलते चलते दोनों बहनें अचानक रुक गईं। दीदी देखो, वहाँ जमीन पर एक आदमी पड़ा था। उसने शाही कपड़े पहने हुए थे और उसके पास ही एक शाही तलवार पड़ी थी। उसके शरीर पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। अरे, ये तो किसी राजा महाराजा जैसे लग रहे हैं। देखो, इनके कपड़े और ये शाही तलवार। दीदी, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ सलोनी, हमें इन्हें इस मुसीबत से निकालना होगा, नहीं तो रात में जंगली जानवर इन्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। दोनों बहनें उस घायल आदमी के पास घुटनों के बल बैठ गईं। नंदिनी अपने कमजोर हाथों से पेड़ को धक्का देने लगी, लेकिन थकान और डर के कारण पेड़ जरा सा भी नहीं हिला। तभी सलोनी भी पेड़ के दूसरे हिस्से को पकड़ लेती है और दोनों मिलकर पूरी ताकत लगा देती है। नीचे दबा हुआ आदमी दर्द से कराह रहा था। कुछ ही पलों बाद पेड़ धीरे धीरे खिसकने लगा और अचानक दूसरी तरफ लुढ़क गया। दोनों बहनें तेज तेज सांस ले रही थीं। उनके हाथ थकान से कांप रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर राहत थी। नंदिनी झुककर उस आदमी की सांसें चेक करने लगी। तभी वह आदमी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। धुंधली नजर से दोनों बहनों को देखता है। महाराज, आप इस हालत में यहाँ कैसे? राजा की आंखों में दर्द के साथ एक गहरा सच छुपा था। मैं इस राज्य का महाराज हूँ। मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार पर आया था, लेकिन क्या महाराज? मेरे ही दरबार में कोई गद्दार है। उसने मुझे शिकार के बहाने इस जंगल में बुलाया और मुझ पर पेड़ गिरवाकर मुझे मारने की साजिश रची। ये तो बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है महाराज। हाँ बेटी, अगर मैं आज महल नहीं पहुंचा तो सुबह तक पूरे राज्य में खबर फैल जाएगी कि महाराज शिकार करते हुए मर गए। दीदी, महाराज को अब भी महल पहुंचाना होगा। महाराज का जिंदा रहना ही दुश्मनों के मुंह पर जवाब होगा। महाराज दोनों बहनों को गर्व से देखने लगे। बेटी, तुम दोनों ने मुझे बचाने की पूरी कोशिश की है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम दोनों कौन हो बेटियों? हम दो बहनें हैं महाराज, जो बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी हार मानना नहीं जानती। हम दोनों मछली पकड़कर अपना पेट पालते हैं। महाराज, क्या महल तक जाने के लिए कोई गुप्त रास्ता है? हाँ बेटी, हमारे पूर्वजों ने महल तक पहुँचने के लिए एक गुप्त रास्ता बनाया था और वो रास्ता सिर्फ मुझे ही पता है। तो देर किस बात की महाराज? हम दोनों आपको सुरक्षित महल तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। और उसी पल अंधेरे जंगल के बीच दो गरीब बहनों ने अपने राजा को बचाने का एक बड़ा फैसला कर लिया। जंगल में रात गहरी हो चुकी थी। घायल महाराज मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे थे। नंदिनी और सलोनी का सहारा लेकर वे धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। महल की गुप्त सुरंग जंगल के गहरे हिस्से में काफी दूर छिपी हुई थी।
इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए तीनों को लंबा और थकाऊ सफर तय करना पड़ा। और चलते चलते आखिरकार वे तीनों उस सुरंग के दरवाजे तक पहुंच ही गए। महाराज, ये वही जगह है ना जिसके बारे में लोग डरते डरते बातें करते हैं कि जो भी इस गुफा में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। क्योंकि बेटी, ये सुरंग का रास्ता सीधा महल के अंदर जाता है और आज तक जो भी इस सुरंग में गया वो कभी वापस नहीं आया। क्योंकि जो इस रास्ते का राज जान लेता है उसे कारावास की सजा दी जाती है। परंतु बेटियों, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों ने मेरा जीवन बचाया है। तुम्हें किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि तुम्हें सम्मान मिलेगा। महाराज, अब हर पल कीमती है। हमें तुरंत महल पहुंचना होगा। हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटी। अब एक पल की भी देरी हमारे लिए खतरा बन सकती है। चलो, अब हम एक पल भी नहीं रुकेंगे। हमें अभी हर हाल में महल पहुंचना ही होगा। तीनों अंधेरी गुफा में बिना रुके आगे बढ़ते जाते हैं। महाराज की सांसें तेज थीं और दोनों बहनें उन्हें संभाले हुए आगे बढ़ रही थीं, थकान, डर और दर्द से लड़ते हुए। आखिरकार गुफा के अंत में एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। वे तीनों गुप्त रास्तों से गुजरते हुए कारावास के अंधेरे गलियारों को पार करते हैं और बिना रुके सीधे रानी के कक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। महाराज कांपते हाथों से रानी के कक्ष का दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खुलते ही, महाराज, आप कहाँ चले गए थे और आने में इतनी देर क्यों कर दी? सारे महल में खबर फैल गई थी कि आप शिकार करते वक्त। रानी, जो खबर तुम्हें मिली वो पूरी सच्चाई नहीं है। रानी साहिबा, जंगल का वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि मुझे जिंदा मारने की एक सोची समझी साजिश थी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपको मारने की साजिश? लेकिन किसने महाराज? नाम अभी नहीं रानी साहिबा, पर इतना जान लीजिए, जिसने ये साजिश रची है वो हमारे ही बीच है और अब उसका हर कदम उसे सीधे मौत के दरवाजे तक ले जाएगा, क्योंकि इस बार वो बचेगा नहीं। महाराज रानी को बताते हैं शिकार का बहाना, गिरा हुआ पेड़, सैनिकों का गायब होना और जंगल में हुआ जानलेवा हमला। रानी साहिबा, भगवान का शुक्र है कि इन दोनों बहनों को उन्होंने हमारी रक्षा के लिए भेजा। अगर इन दोनों बहनों ने हमारी जान न बचाई होती तो आज हम आपके सामने जीवित न होते। रानी नंदिनी और सलोनी को प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। बेटियों, तुम दोनों ने सिर्फ इस राज्य को ही नहीं बल्कि मेरे जीवन का सहारा भी बचाया है। नहीं नहीं रानी साहिबा, हमने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। एक इंसान का दूसरे इंसान के काम आना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तुम दोनों बहनें अत्यंत साहसी और चतुर हो। तुम्हारे इस साहस के लिए तुम इनाम की सच्ची हकदार हो बेटियों। परंतु महाराज, मंत्रीगण आज रात गुप्त सभा करने वाले हैं और सुबह दरबार में आपको मृत घोषित करके सेनापति को कार्यवाहक शासक बना दिया जाएगा। अगली सुबह राज दरबार में एक बड़ा फैसला होने वाला था। मुझे इस सभा में ये दुखद समाचार सुनाते हुए अत्यंत पीड़ा हो रही है। हमारे महाराज शिकार के लिए घने जंगल गए थे, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। जंगल के शेर का शिकार करते समय हमारे महाराज हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। तभी महाराज अचानक राजसभा में पहुंचते हैं। सब स्तब्ध रह जाते हैं। सभी मंत्री महाराज को आते देख तुरंत खड़े होकर सिर झुका लेते हैं। महाराज सेनापति के सामने आकर रुकते हैं। महाराज,
आप यहाँ कैसे? क्यों सेनापति, हमें जिंदा देखकर हैरानी हो रही है? महाराज, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो केवल आपकी कुशलता की चिंता में ये सभा आयोजित कर रहे थे। हम इस सभा में आप सभी को एक सच्चाई दिखाना चाहते हैं। आओ नंदिनी और सलोनी। ये नंदिनी और सलोनी हैं, दो साहसी बहनें। इन्हीं दोनों ने हमारा जीवन बचाया है। जंगल में रची गई उस साजिश और मृत्यु के जाल से इन्होंने हमें बाहर निकालकर सुरक्षित इस महल तक पहुंचाया है। महाराज सच कह रहे हैं। उस अंधेरे जंगल में महाराज अत्यंत दयनीय अवस्था में एक विशाल वृक्ष के नीचे दबे हुए थे। हम दोनों ने अत्यंत कठिनाई से उन्हें उस संकट से बाहर निकाला और सुरक्षित यहाँ तक पहुँचाया है। और अब जिसने ये साजिश रची है उसे दंड अवश्य मिलेगा। जो दो सैनिक कल हमारे साथ शिकार पर गए थे, उन्हें अभी के अभी हमारी सभा में उपस्थित किया जाए। दो गद्दार सिपाहियों को कड़ी पहरेदारी में महाराज के सामने लाया जाता है। उनके चेहरों पर भय और पश्चाताप साफ झलक रहा है। सच बोलो सैनिकों, किसके आदेश पर तुमने हमारी हत्या का प्रयास किया? महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें लालच दिया गया था। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हम सिर्फ मोहरे थे। असली साजिशकर्ता कोई और है। कौन है वो गद्दार जिसने हमें जीते जी मारने की साजिश रची? महाराज, वो गद्दार कोई और नहीं, हमारे सेनापति हैं। सेनापति वीरेंद्र सिंह। इन्होंने ही आपके विरुद्ध साजिश रची। ये काम हमारे सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद व्यक्ति का है। जिस पर हमने इस राज्य की रक्षा का भार सौंपा, वही हमारे प्राणों का शत्रु निकला। तभी सेनापति पश्चाताप के साथ घुटनों के बल बैठकर महाराज के चरणों में गिर पड़ता है। उसका सिर झुका है और आवाज में गहरा पछतावा साफ सुनाई देता है। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे ऐसा अपराध हो गया जिसका पश्चाताप जीवन भर रहेगा। हमारा आदेश है कि सेनापति को तत्काल पद से हटाया जाए। उसकी समस्त संपत्ति राज्य के अधीन की जाए और ऐसे गद्दार को आजीवन कारावास की कठोर सजा दी जाए। अंततः सेनापति को उसके बुरे कर्मों के लिए कारावास की कठोर सजा सुनाई जाती है और उसे तुरंत कैद में ले जाया जाता है। आज हम पुनः इस गद्दी पर विराजमान हैं, केवल और केवल इन दो बहादुर बहनों के कारण। इन दो साहसी बहनों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। इन दो वीर बहनों ने आपके प्राणों की रक्षा कर इस राज्य को आने वाले संकट से भी बचाया है। ऐसी अद्वितीय वीरता का सम्मान अवश्य होना चाहिए महाराज। आज से इन दोनों बहनों को राजमहल की सुरक्षा का दायित्व सौंपा जाता है, अर्थात पूर्व सेनापति को पद से हटाकर अब ये दोनों ही इस राज्य की नई सेनापति होंगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां लड़कियों के साहस से प्रेरणा लें। आखिरकार सलोनी और नंदिनी के साहस ने उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। उनकी बहादुरी ने महल में अपनी एक अलग पहचान बना ली।